थोड़ा सा वापस से रिपीट कर दूं। सेक्शन नंबर 92, सेक्शन नंबर 92 जो कि बात करता है एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न हमारा रजिस्टर के आगे का ही पार्ट है। तो हमने कहा कि एनुअल रिटर्न क्या कहता है। तो एनुअल रिटर्न आपको कहता है कि एनुअल रिटर्न का मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना नहीं है केवल। एनुअल रिटर्न एक स्टेटमेंट होता है जो कि कंपनी को हर साल फाइल करना होता है। उसमें कुछ स्पेसिफाइड डिटेल्स होती है। कुछ डिटेल क्या क्या है, वो कंटेंट क्या क्या है, वो हमें समझना है। ठीक है, चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न होता क्या है। तो एनुअल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड बाय, एनुअल रिटर्न क्या है। एनुअल रिटर्न एक एनुअल स्टेटमेंट है टू बी फाइल्ड, टू बी फाइल्ड। एनुअल रिटर्न क्या है। एनुअल रिटर्न एक एनुअल स्टेटमेंट है, एक एनुअल स्टेटमेंट है टू बी फाइल्ड, टू बी फाइल्ड बाय एवरी कंपनी, टू बी फाइल्ड बाय एवरी कंपनी, हर कंपनी को फाइल करना पड़ता है। ऑन द डेट ऑफ, ऑन द डेट ऑफ, on the date of, sorry, on the close of every financial year, on the close of every financial year in form MGT7। किसमें फाइल करना होता है, इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपने फॉर्म MGT6 तक की बातें पढ़ी थी वहां पे। ये आपको किसमें फाइल करना होता है, MGT7 एंड certification in MGT8 and extract in MGT9। ये लो सब, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कहता है साहब एनुअल रिटर्न क्या है। एनुअल रिटर्न एक स्टेटमेंट है जो कि हर कंपनी को फाइल करना होता है, एवरी कंपनी, ऑन द क्लोज ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल के एंड में, फॉर्म नंबर MGT7 में। ठीक है, एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है उसके साथ में, जो आपने रिटर्न फाइल की है उसके साथ में सर्टिफिकेट देना पड़ेगा MGT8 में। और जैसे अपन नहीं कहते एक आंसर करने के बाद उसके वर्किंग नोट, वैसे ही जो डिटेल्स आपने इनमें लिखी है उनके एक्सट्रैक्ट, मतलब उसके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, वो आपको किस में फाइल करने पड़ेंगे, MGT9 में फाइल करने पड़ेंगे। ठीक है साहब, प्रोविजंस एंड compliance also given in रूल 11 एंड 12। अब बोले कुछ कंप्लायंस एंड कुछ प्रोविजंस और है जिनको आपको कंप्लाई करना पड़ता है। वो कहां पे दिए गए हैं, इस सेक्शन ने कहा है जो हमने आपको रूल नंबर 11 और 12 में जो प्रोविजन दिए आपको उन प्रोविजन को भी क्या करना है, कंप्लाई करना है।
ठीक है साहब। फिर ये कहता है पेनल्टी कितनी लगेगी अगर आपने कंप्लाई नहीं किया, तो पेनल्टी का अमाउंट कितना होगा? पेनल्टी का अमाउंट होगा 50,000 टू 5 लाख एंड 6 month imprisonment, 6 months imprisonment। डन। तो ये बात तो कौन कहता है साहब? ये बात आपको कह दी सेक्शन 92 ने। 92 ने सिंपल सी इतनी सी बात कही है, आपको रिटर्न फाइल करनी है, आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। इनकम टैक्स वाली रिटर्न नहीं है, ये कंपनी की रिटर्न है। एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, 3 तरह से करनी है। एमजीटी 7 भरोगे, एमजीटी 8 भरोगे, एमजीटी 9 भरोगे। ठीक है। रूल नंबर 11 और 12 में जो प्रोविजंस बताए हैं उनको फुलफिल करोगे, और नहीं करोगे तो इतनी पेनल्टी मिलेगी। ये बात किसने कहा? ये बात कही साहब सेक्शन नंबर 92 ने। अब सेक्शन नंबर 92 के बाद कुछ चीजें और बताइए उन्होंने। क्या क्या बताइए साहब? उन्होंने आपको बताया है कि ये कब फाइल होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब टाइम लिमिट, इसकी टाइम लिमिट क्या है? ये रिटर्न कब तक फाइल हो जानी चाहिए? तो बोलता है 60 days ऑफ एजीएम। तो ये कहता है एनुअल रिटर्न shall be filed by company. Annual return shall be filed by company within 60 days of AGM. Within 60 days of AGM. जब कंपनी की एजीएम हुई है, तो एजीएम होने के 60 डेज के अंदर अंदर भैया आप ये रिटर्न फाइल कर दो। 60 डेज के अंदर अंदर आपको ये रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है। चलिए साहब, अब आप कहते हो हमने तो 60 डेज में, हमने तो एजीएम ही नहीं की। कोई कंपनी कहती है सर हमारी तो एजीएम ही नहीं हुई। अब भैया अगर आपकी एजीएम ही नहीं हुई तो आप 60 डेज कहां से काउंट करोगे? बताओ। अगर कोई कंपनी एजीएम ही नहीं हुई तो 60 डेज, तो ये कहता है और इफ एजीएम इज नॉट हेल्ड, अगर एजीएम हुई ही ना हो, अगर एजीएम हुई ही ना हो तो क्या करेंगे? देन 60 days from 60 days from the date on which AGM should be held। तो बोले वो वाली डेट जिस डेट तक एजीएम हो जानी चाहिए थी। जैसे मैं कहता हूं कि भैया आपकी एजीएम है, ले फॉर एग्जांपल आपकी एजीएम 31 अगस्त तक हो जानी चाहिए थी। अब आपकी एजीएम नहीं हुई, तो 31 अगस्त जो एजीएम होने की लास्ट डेट थी, उस डेट से 60 डेज गिन लो। अगर एजीएम हुई है तो एजीएम की डेट से 60 डेज के अंदर अंदर, अगर एजीएम नहीं हुई है तो जिस डेट तक एजीएम हो जानी चाहिए थी उस डेट से 60 डेज काउंट कर लिए जाएंगे। क्लियर है? नोट कर लिया बेटा यहां तक?
चलिए, तो अब आगे चलते हैं। अब बोलता है कि साहब ये जो एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न में हमने दो बात बोली। एक तो आपने कहा कि आपको एनुअल रिटर्न भरनी है MGT 7 में, तो इस एनुअल रिटर्न को साइन कौन करेगा? और एक आप कहते हो कि आप एक सर्टिफिकेट दे रहे हो, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा MGT 8 में, तो उस सर्टिफिकेट को कौन साइन करेगा? तो हम बात करते हैं साइनिंग, हम बात करते हैं साइनिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट और सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट, कि एनुअल रिपोर्ट को साइन कौन करेगा और ये सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट कौन देगा। तो नेक्स्ट, साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, इसी के आगे का पार्ट है, टाइम लिमिट के जस्ट आगे का पार्ट है। एक मिनट वेट करना। सॉरी सॉरी, साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न को साइन कौन करेगा? डायरेक्टर ऑफ कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर, और कंपनी सेक्रेटरी CS। तो या तो कौन करेगा, वही कंपनी का डायरेक्टर साइन करेगा, या कौन साइन करेगा, या कंपनी का सेक्रेटरी साइन करेगा। लेकिन इफ नो CS, इफ नो CS इन कंपनी, मतलब कंपनी ने कोई CS को अपॉइंट नहीं कर रखा है, तो फिर एनी CS इन प्रैक्टिस, मतलब आप ऐसे किसी CS से भी उसको साइन करा सकते हो जो कि प्रैक्टिस में है, ठीक है, एनी CS इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो या तो कंपनी का डायरेक्टर साइन कर दे, कंपनी का डायरेक्टर नहीं करे तो कंपनी का CS साइन कर दे, और कंपनी में CS नहीं है तो किसी प्रैक्टिसिंग CS के पास जाके भी उससे साइन करा सकते हो, ठीक है साहब। अब बात आती है साहब, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सा रूल चेंज है। तो अगर कोई स्मॉल कंपनी हो या फिर कोई 1 पर्सन कंपनी हो या फिर कोई स्टार्टअप हो, स्टार्टअप हो, तो फिर वहां पे कौन साइन करेगा? वहां पे कौन साइन करेगा? या तो कंपनी सेक्रेटरी, मैं सीधा ही लिख देता हूं, या तो कौन साइन करेगा? CS साइन करेगा। एंड इफ नो CS in company, then director of company, सॉरी। तो सिंपल सी बात है भाई, या तो अगर ये एक नॉर्मल कंपनी है, इन तीनों सिचुएशन में नहीं आती है, तो कंपनी का डायरेक्टर साइन करे, या CS साइन करे, या प्रैक्टिसिंग CS साइन करे।
सब चलेगा। अगर ये स्मॉल कंपनी है या 1% कंपनी है या स्टार्टअप है तो सीएस साइन करेगा भैया, सीएस नहीं है तो डायरेक्टर साइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिसिंग सीएस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। चलिए साहब, सीएस आप जानते हो, सीएस एक अपनी तरह की पढ़ाई होती है। जैसे सीएमए होता है वैसे ही सीएस होता है, जैसे सीएमए होता है वैसे ही सीएस भी होता है, जैसे सीए होता है वैसे ही सीएस भी होता है। क्लियर होता है ना, एक कोर्स होता है। तो बेटा ये वाला जो काम है ना, जो सीएस किसी कंपनी में जॉब करते हैं या जो सीएस अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ये उनका सबसे बड़ा काम है, ये उनकी प्रैक्टिस का सबसे बड़ा स्कोप है। जैसे आज अपन कहते हैं एक सीए के लिए प्रैक्टिस करने का या एक सीएमए के लिए प्रैक्टिस करने का स्कोप क्या है, इनकम टैक्स, जीएसटी और ऑडिट, तो वही स्कोप है। तो सीएस के लिए सबसे बड़ा स्कोप ही यही है। सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि कंपनी की जो एनुअल रिटर्न आती है उसको साहब सीएस साइन करेगा, डॉक्यूमेंट्स को सीएस साइन करेगा, कंप्लायंस तो चलो करता ही करता है। उसके बाद अब जो बात मैं लिखने जा रहा हूं वही सीएस का सबसे बड़ा काम है, जो प्रैक्टिस में होते हैं, जो प्रैक्टिस में जो सीएस होते हैं उनका सबसे बड़ा काम वही है। तो हम कहते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। जैसे सीए हर साल ऑडिट रिपोर्ट देता है, जैसे सीए हर साल ऑडिट रिपोर्ट देता है, सीए में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देता है, वैसे ही सीएस का काम क्या है, सीएस का काम है सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। ये काम केवल कौन करता है, ये काम कोई सीए नहीं करता, ये काम कोई सीएमए नहीं कर सकता, ये काम केवल एक सीएस इन प्रैक्टिस, जो एमजीटी 8 में, जो एमजीटी 8 में सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये काम केवल कौन कर सकता है, ये काम केवल सीएस इन प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है साहब, फिर कहते हैं एवरी लिस्टेड कंपनी एंड हर लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़, मोर देन 10 सीआर, और टर्नओवर मोर देन 50 सीआर, मतलब जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो, भैया उसको ये सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। किससे लेके देना पड़ेगा, सीएस इन प्रैक्टिस से लेके देना पड़ेगा। ठीक है साहब, इसलिए कहते हैं कि हर बड़ी कंपनी को सीएस से एक सर्टिफिकेट साइन कराना पड़ता है। अब एक बात बताओ, जिस सीएस ने, जिस सीएस ने इस एनुअल रिटर्न को साइन किया है, क्या वो सीएस सर्टिफिकेट दे सकता है क्या एनुअल रिटर्न के लिए?
जिस सीएस ने एनुअल रिटर्न को साइन किया है, क्या वही सीएस सर्टिफिकेट भी दे सकता है क्या? ये तो वही वाली बात हो गई, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। ये तो वही वाली बात है कि एक सीए है, एक सीए है जिसने कंपनी के अकाउंट्स बनाए हैं, एक सीए है जिसने कंपनी के अकाउंट्स बनाए हैं, तो क्या वही सीए उसकी ऑडिट भी कर सकता है क्या? आप कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपने कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं, क्या आप ही उनको ऑडिट भी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो यहां तो यही वाली बात है, सीएस साइन कर रहा है, मतलब उस एनुअल रिपोर्ट की सारी जिम्मेदारी किसकी है? सीएस की, कि भाई मैंने इसको बनाया है, मैंने इसको तैयार किया है। तो क्या उसको सर्टिफाई भी वही कर देगा? नहीं कर सकता। तो ये कहता है सीएस हु साइन द एनुअल रिटर्न cannot certify the annual return। तो जिस सीएस ने बेटा जिस सीएस ने एनुअल रिपोर्ट साइन की है, वो सीएस उसको सर्टिफाई नहीं कर सकता। डन? क्लियर? ओके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीएस के क्राइटेरिया से। इसमें क्वेश्चन भी आता है तो जनरली इसी चीज पे आता है। मोस्टली क्वेश्चन इस वाले पोर्शन पे पूछा जा सकता है या टाइम लिमिट पे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक छोटा सा पार्ट और है कि इस एनुअल रिटर्न में क्या क्या आता है, अपन उसको फटाफट से लिखेंगे, इजीली याद होने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे तो तुरंत याद भी हो जाएगा। चलिए, क्या कहता है? वो कहता है साहब क्या क्या डिटेल्स आएगी, क्या क्या डिटेल्स आएगी एनुअल रिटर्न में, क्या क्या डिटेल्स आएगी एनुअल रिटर्न में। फटाफट से लिख देते हैं। डिटेल्स इंक्लूडेड इन एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में आप क्या क्या डिटेल दिखाओगे? पहला, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। नेक्स्ट, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ कैश जनरेशन। तो वो वाली प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज जिससे कैश जनरेट हो रहा है, जो कैश में हो रही है। ठीक है। तीसरा, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आपकी कंपनी में कौन कौन से शेयर्स हैं, कौन से डिवेंचर्स हैं, और आपकी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब
कितने शेयर कौन से लोगों के पास है, जैसे 30% प्रमोटर्स के पास है, कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, कितने पब्लिक के पास है, क्या कोई बड़ा शेयर होल्डर भी है क्या, तो वो सारी डिटेल भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इनडेप्टनेस, इनडेप्टनेस दैट इज लोन एंड बोरोइंग डिटेल्स। सारे लोन्स की बोरोइंग्स की डिटेल देनी पड़ेगी। मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर एंड चेंज। ये लो साहब, सर हमने मेंबर्स की डिटेल तो मेंबर्स रजिस्टर में दी थी ना, भैया दी थी तो दी थी, यहां पे भी आपको मेंबर की डिटेल देनी पड़ेगी, डिबेंचर होल्डर की डिटेल देनी पड़ेगी, और अगर कोई चेंज हुआ है तो वो चेंज भी बताना पड़ेगा। प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और के एमपी मींस की मैनेजरियल पर्सनल डिटेल्स एंड चेंजेस। अब मान लो इस साल में आपके कोई प्रमोटर्स में कोई चेंज, आप प्रमोटर्स में तो बेसिकली इतना चेंजेस नहीं होता है, क्या आपके डायरेक्टर चेंज हुए हैं, क्या की मैनेजरियल पर्सनल चेंज हुए हैं, तो अगर उनमें कोई चेंज हुआ है तो उनकी डिटेल भी बताइए साहब। रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सनल, डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल का रेमुनरेशन क्या है, ठीक है। फिर शेयर्स हेल्ड बाय एफ आई आई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफआईआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो उनका नेम बताना है, उनकी कंट्री बतानी है, और उनका परसेंटेज बताना है, मतलब उनकी डिटेल देनी है कि साहब कौन सी कंपनी का क्या नाम है, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कौन सी कंट्री का है, और कितना परसेंट शेयर्स वो होल्ड करता है। मीटिंग डिटेल्स, मीटिंग डिटेल्स ऑफ ईच टाइप एंड अटेंडीज डिटेल। आपकी कंपनी में कौन कौन सी मीटिंग हुई है, एजीएम हुई है, बोर्ड मीटिंग्स हुई है, उन सारी मीटिंग की डिटेल दो, और उन मीटिंग को किस किस ने अटेंड किया था उनकी डिटेल दो। ये लो सर, तो ये सॉरी मतलब एनुअल रिटर्न में सिंपल सी बात है, पूरे साल में कंपनी में क्या हुआ है वो सारी चीजें आती। डन। तो ये था पूरा सेक्शन नंबर 92। अभी तक अपन ने जितनी बातें पढ़ी है वो सारी बातें पढ़ी है सेक्शन नंबर 92 की। क्लियर है? इज इट ओके? आगे बढ़े। यस सर। आगे ये बोलता है सेक्शन 93
है इसी से रिलेटेड, इसके आगे का ही पार्ट है। सेक्शन 93। अब 93 क्या बोलता है? रिटर्न फॉर चेंजेस इन शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स में जो चेंजेस हुआ है उसकी रिटर्न आपको फाइल करनी है साहब। तो क्या करना पड़ेगा, किसको फाइल करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, आप इस सेक्शन को पढ़ लीजिए कनिका, इस सेक्शन को पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी तक क्या है, अभी तक क्या है कि स्पेसिफिकली इसको हटा तो दिया है, एक्ट ने तो हटा दिया है, लेकिन हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक्ट ने हटा दिया है, अगर हमारा जो अभी एक इंस्टीट्यूट की तरफ से वो आएगा, इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सप्लीमेंट्री आएगी, अगर उस सप्लीमेंट्री में इसको हटाया हुआ आ जाएगा तब तो हम इसको हटाया हुआ मानेंगे, अदरवाइज हम इसको पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, अगर सप्लीमेंट्री डिटेल्स में हमारे लिए ये हटाया हुआ आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे पीछे तक इंस्टीट्यूट की सप्लीमेंट्री में इसे नहीं हटाया गया। इंस्टीट्यूट की सप्लीमेंट्री बुक जो उन्होंने दी है उसमें वो अभी तक इस सेक्शन को कंटिन्यू किए जा रहे हैं, उन्होंने इसे हटाया नहीं है, तो अपन केवल इसको पढ़ के चल रहे हैं, ज्यादा इंफेसिस ज्यादा वजन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कहता है एवरी लिस्टेड कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी हो उसको एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, फाइल रिटर्न, फाइल रिटर्न इन फॉर्म MGT 10। कौन से फॉर्म में देनी पड़ेगी बेटा? MGT 10 में। टू ROC, किसको देनी पड़ेगी? ROC को। फोर चेंज इन, चेंज इन प्रमोटर्स एंड 10 टॉप, ऐसे बोलो 10 शेयर होल्डर्स होल्ड हाईएस्ट शेयर्स। तो ये कहता है कि साहब अगर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंज हुआ है, या फिर प्रमोट जो कंपनी के टॉप 10 शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास सबसे ज्यादा शेयर है उनकी शेयर होल्डिंग में चेंज हुआ है, इन 15 डेज, कितने दिन में फाइल करना है? 15 डेज में फाइल करना है। ठीक है साहब, चेंज, चेंज शुड बी 2% और मोर। ये जो चेंज है ये 2% और मोर होना चाहिए, 2% और मोर होना चाहिए। एक नोट लिखना इसके नीचे, एक नोट लिखना है बेटा, एक नोट लिखना है। वी विल, वी विल, सॉरी ऐसे लिख लो, दिस सेक्शन इज omitted but we will
checked with supplementary of institute। तो प्रैक्टिकली तो इसको क्या कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है, बट अपन इसको सप्लीमेंट्री से चेक करने के बाद आगे करेंगे। क्लियर है? हटा दूं? यस। अब देखो, इस पे भी सेम वही रूल अप्लीकेबल होता है, इस पे भी सेम वही रूल अप्लीकेबल होता है जो रजिस्टर्स पे होता था। रजिस्टर्स में हम कहते थे कि रजिस्टर्स कहाँ रखे जाने चाहिए, कंपनी के रजिस्टर्स कहाँ रखे जाने चाहिए, कंपनी के रजिस्टर रजिस्टर्ड ऑफिस पे होने चाहिए, या फिर किसी दूसरी सिटी में भी हो सकते हैं। अगर 10% से ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं, 10% से ज्यादा मेंबर्स वहां रहते हैं, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके हम वहां भी रख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज इस पे भी एप्लीकेबल होती है, सेम। अच्छा, कोई मेंबर कब उनको चेक कर सकता है? कोई भी मेंबर जा सकता है बिजनेस आवर्स में और वो जाके उसको चेक कर सकता है। ठीक है साहब, क्या उसके लिए उसको कोई फीस देनी पड़ेगी? कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर वो उनकी कॉपी लेना चाहता है तो उसको कॉपी के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए साहब, तो बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। सेक्शन 94, प्लेस एंड इंस्पेक्शन। प्लेस एंड इंस्पेक्शन, ये दोनों चीजों के लिए एप्लीकेबल है, रिटर्न के लिए भी और रजिस्टर के लिए भी। रिटर्न के लिए भी और रजिस्टर के लिए भी। प्लेस, प्लेस में तो सेम वही प्रोविजन जो हमने वहां पे लिखा था, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस और अदर सिटी इफ 10% और more member resides with ऐसा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, इन बिजनेस आवर्स। आप ऐसा नहीं कह सकते रात को 10 बजे जाके हम उसको देखना चाहते हैं, बिजनेस आवर्स में जाना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट्स कैन बी टेकन विदाउट फीस। जैसे आपने वो डेटा देख लिया,
आपने डेटा देखने के बाद कहा कि इसमें से कुछ डिटेल्स मुझे चाहिए, आपने वो डिटेल ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट फॉर कॉपी फीस इज टू बी पेड, लेकिन उसकी कॉपी लेने के लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। एंड कॉपी गिवन इन 7 days, और वो कॉपी आपको कितने दिन में मिलेगी? 7 दिन में आपको मिल जाएगी। डन। ये बेटा था आपका सेक्शन 94। सेक्शन 95, सेक्शन 95 बहुत छोटा सा सेक्शन है। 95 क्या कहता है कि जो आपके रजिस्टर्स हैं, जो आपकी रिटर्न्स है एंड कॉपीज देयरऑफ, उनकी जो कॉपीज है इज कंसिडर्ड प्राइमा फेसिया एविडेंस फॉर एनी मैटर। ये लो साहब, जैसे जैसे आज मैं कोई कम मेरा केस चला हो गया साहब, किसी बात पे कोर्ट में चला गया कोई आदमी कि ये पर्सन तो XYZ कंपनी का शेयर होल्डर ही नहीं है। अब मैं XYZ कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर की कॉपी ले जाके दिखा देता हूं, देखो साहब मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो क्या उसको कोर्ट में प्राइमा फेसिया पहली बार में एविडेंस मान लिया जाएगा? बिल्कुल मान लिया जाएगा। देखते ही कोर्ट कहेगा हाँ साहब ठीक है, कोई बात नहीं है, आप रजिस्टर ऑफ मेंबर की कॉपी लाए हो, सर्टिफाइड कॉपी लाए हो, हम आपको क्या मान लेते हैं? शेयर होल्डर मान लेते हैं, कोर्ट मना नहीं करेगा। ठीक है, तो इन सबको क्या माना जाता है? अगर कोई भी इनसे रिलेटेड, जिनकी डिटेल इनमें अवेलेबल है, तो उस डिटेल से रिलेटेड अगर कोई मैटर होता है, तो उस मैटर के लिए इनको प्राइमा फेसिया एविडेंस माना जाएगा। डन, क्लियर? तो ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट है। कल से हम, कल भी क्लास है बेटा आपकी, कल भी क्लास है, कल हम पढ़ेंगे मीटिंग का चैप्टर। मीटिंग स्टार्ट करेंगे। मीटिंग में हमको 2 से 3 क्लासेस लगेगी पूरा मीटिंग कवर करने में। 3 तो लगी जाएगी, ये मान के चलिए 3 क्लासेस हमें लगेगी पूरा मीटिंग को रिवाइज करने में, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। तो कोशिश करेंगे कल अपन थोड़ा ज्यादा करें, संडे है, टाइमिंग्स मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्लियर?